हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 2024 के एग्जामिनेशन BLI 221 लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन एकेडमिक लाइब्रेरी, डिस्कस इट्स फंक्शन एंड सर्विसेज। तो एकेडमिक लाइब्रेरी क्या है, उसके फंक्शंस क्या है और ये क्या सर्विसेज देती है, इसके बारे में जानेंगे। ओके, लेट्स गो। तो पहले हम जानेंगे इसकी डेफिनेशन। An academic library is a library that is a part of educational institutes such as school, college और university. तो स्कूल कॉलेजेस में जो लाइब्रेरी होती है उन्हें हम एकेडमिक लाइब्रेरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इनका मेन गोल क्या है? टीचिंग में सपोर्ट करना, लर्निंग में और रिसर्च में सपोर्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट है, इनके फंक्शंस के बारे में हम जानेंगे। ये एजुकेशन को सपोर्ट करती है, प्रोवाइड स्टडी मटेरियल फॉर स्टूडेंट एंड टीचर्स। स्टूडेंट टीचर्स के लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाती है, रिसर्च को सपोर्ट करती है, एक्सेस कराती है रिसर्च पेपर्स, जर्नल और डाटाबेस, नॉलेज को प्रिजर्व करती है, स्टोर बुक्स, थीसिस एंड एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। तो ये आपको यहाँ पर बुक्स मिलेंगी, थीसिस मिलेंगी और एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स भी मिलेंगे। रीडिंग की हैबिट बच्चों में डेवलप करवाते हैं। ठीक है, और एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, देखिए प्रिंटेबल फॉर्म और डिजिटल फॉर्म दोनों में ही यहाँ आप देख पाएंगे कि इन्हें इंफॉर्मेशन मिल पाती है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ असिस्ट टीचर्स। टीचर्स को भी हेल्प करती है, हेल्प इन प्रिपेयरिंग लेक्चर एंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स। तो जो टीचर्स रहते हैं तो वो अपने लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए नोट बना पाएंगे, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए भी रिसर्च कर पाएंगे, स्किल डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है, यूज़र को ट्रेन करती है, इंफॉर्मेशन सर्च करने में और रेफरेंसिंग भी ये परफॉर्म करती है, जैसे कि डिक्शनरीज हो गई। ठीक है, सर्विसेज क्या क्या है? तो यहाँ पे आप बुक को बोरो कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। रेफरेंस सर्विस, लाइब्रेरी आपको गाइड करेगा कि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए। करंट अफेयरनेस सर्विस, जिसे हम CS कहते हैं, तो यूज़र को किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड करंट अवेयरनेस जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, लेटेस्ट रिसोर्सेज की। और सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसे हम SDI कहते हैं, इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन जो है वो एकदम पर्सनलाइज रहती है, यूज़र के लिए ही पर्टिकुलर। ठीक है, इंटर लाइब्रेरी लोन, ये इनकी सर्विसेज रहती है कि ये एक दूसरे से रिसोर्सेज बोरो कर पाते हैं। ठीक है, मतलब एक लाइब्रेरी के पास कोई बुक नहीं है तो वो दूसरी लाइब्रेरी से ले लेगा। ठीक है, डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, आप ई बुक्स, ई जर्नल और डाटा बेसेस, ये सब जो है आप एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, और यूज़र ओरिएंटेशन, टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू यूज़ लाइब्रेरी इफेक्टिवली। तो स्टूडेंट्स को यहाँ बताया जाता है कि आप लाइब्रेरी का यूज़ कितनी अच्छी तरह कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंक्लूजन। अच्छा, नेक्स्ट है रेप्रोग्राफिक सर्विस। तो फोटोकॉपी और प्रिंटिंग फैसिलिटी भी आपको लाइब्रेरी में मिल जाती है। ठीक है, एकेडमिक लाइब्रेरीज, कंक्लूजन यही है कि एकेडमिक लाइब्रेरीज जो है एजुकेशन का बैकबोन है। ठीक है, ये रिसर्च करने, स्टूडेंट और टीचर में के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और रिसर्चर्स के लिए, उनके ग्रोथ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस हमें बताने हैं और उसके सेकेंड लॉ उसमें से जो होगा उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस किसने दिए हैं। तो डॉक्टर SR रंगनाथन ने 1931 में इन्होंने बनाए थे। फर्स्ट है बुक्स आर ऑफ यूज़। ठीक है, तो जो बुक है वो सभी के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए और कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना कि कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे। तो सबके लिए बुक्स जो है वो अवेलेबल रहने चाहिए। एवरी रीडर हिज और हर बुक, एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू गेट द बुक दे नीड। हर पर्सन को राइट है कि जो उसे बुक चाहिए वो उसे मिले। ठीक है, एवरी बुक इट्स रीडर, हर बुक का अपना एक रीडर रहता है। एवरी बुक हैज़ सम वैल्यू एंड शुड रीच द राइट रीडर। अब हर बुक की अपनी एक वैल्यू होती है और
वो हमेशा एक राइट रीडर के पास जानी चाहिए। जैसे कि अगर मैं हूँ, मुझे इंटरेस्ट है डिफेंस रिलेटेड बुक्स में, तो आप मुझे अगर एज अ लाइब्रेरियन स्पोर्ट्स की बुक पकड़ा देंगे तो वो मुझे इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। आप डिफेंस की बुक जिस यूज़र को चाहिए या जिस रीडर को चाहिए वो उसी के पास जानी चाहिए। सेव द टाइम ऑफ द रीडर। लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी सर्विस शुड बी क्विक एंड यूज़र फ्रेंडली। तो हमें जो लाइब्रेरियंस रहते हैं ना, उनको क्विकली और यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। वो किसी भी यूज़र ने आपको इन्फॉर्मेशन मांगी है तो आप जितना जल्दी हो सके दें, फ्रेंडली आपका बिहेवियर होना चाहिए। लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। लाइब्रेरी शुड बी कीप ग्रोइंग विद न्यू रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। तो लाइब्रेरी क्या है? ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है और उसको ग्रो करते रहना चाहिए। उसमें हमेशा नई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, नए रिसोर्सेज आने चाहिए। अब नई टेक्नोलॉजी और नए रिसोर्सेज के लिए क्या ज़रूरी है? हमारी एक्विजिशन बहुत अच्छी हो और जो पुरानी मटेरियल्स जो हैं उसे हम फटाफट रीड आउट कर पाएँ, ठीक है। तो अब सेकेंड लॉ इसमें से है एवरी रीडर हिज और हर बुक। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है कि हम इसे कहाँ अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, equal access. All users should get the material they want without discrimination. तो सभी यूज़र्स को जो वो मटेरियल पढ़ना चाहते हैं उन्हें वो मिलना चाहिए लाइब्रेरी में बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। वेराइटी ऑफ कलेक्शन। लाइब्रेरी शुड कलेक्ट बुक्स ऑन ऑल सब्जेक्ट। एक लाइब्रेरी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। किसी भी तरीके के यूज़र आ सकते हैं वहाँ पे, तो उनकी अकॉर्डिंग आपको बुक्स रखनी पड़ेगी। स्पेशल नीड। प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर डिफरेंटली एबल्ड एंड स्पेशल रीडर्स। तो आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए जो डिफरेंटली एबल्ड या जो स्पेशली एबल्ड जो आपके यूज़र्स रहेंगे उनके लिए आपके पास अच्छे रिसोर्सेज होने चाहिए। आपके पास अलग अलग फॉर्मेट होना चाहिए, जैसे ई बुक में होनी चाहिए, ऑडियो बुक्स होनी चाहिए, ठीक है। ब्रेल आपके पास होना चाहिए। रिसोर्स शेयरिंग। इफ़ वन लाइब्रेरी डज नॉट हैव अ बुक इट शुड अरेंज फ्रॉम अनदर। आप रिसोर्स शेयरिंग जो है वो भी होना चाहिए कि अगर एक लाइब्रेरी के पास बुक नहीं है तो वो दूसरी लाइब्रेरी से अरेंज कर पाएँ। फ्रीडम ऑफ रीडिंग, ठीक है। तो यूज़र जो है वो उसके पास इतना फ्रीडम होना चाहिए कि वो कोई भी सब्जेक्ट अपनी मर्ज़ी का पढ़ पाए। बैलेंस ऑफ डिमांड। पॉपुलर एज वेल एज रेयर बुक्स शुड बी अवेलेबल। तो जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो और जो रेयर बुक्स हो, आपकी लाइब्रेरी का कलेक्शन ऐसा होना चाहिए। आपको ये ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि कौन सा कितने रीडर्स हैं और कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा बार पढ़ा जाता है, तो उस बुक को आप अपनी लाइब्रेरी में शामिल करें, ठीक है। और रेयर बुक्स भी आपको होना चाहिए। ये जो है ना, रेयर बुक्स जो है वो रीडर्स को अट्रैक्ट करते हैं। कंक्लूजन। द सेकेंड लॉ इंश्योर्स फेयरनेस एंड इक्वलिटी इन लाइब्रेरी सर्विस, शोइंग दैट एवरी रीडर्स मैटर्स। तो ये हमें बताता है कि इक्वलिटी होनी चाहिए लाइब्रेरी सर्विसेज में, और लाइब्रेरियन के लिए उसका हर रीडर मैटर रखता है, बहुत अहमियत होती है उसकी। नेक्स्ट है डिस्कस द नीड फॉर लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन द ग्रोथ ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज इन अ स्टेट, डिस्क्राइब साइलेंट फीचर ऑफ अ मॉडल लाइब्रेरी एक्ट। ठीक है, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की ज़रूरत क्यों है पब्लिक लाइब्रेरीज की ग्रोथ के लिए, और हमें मॉडल लाइब्रेरी एक्ट के फीचर्स बताने हैं, ठीक है। तो बात करते हैं कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की नीड क्या है। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। एक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लाइब्रेरी की ग्रोथ हो, हर स्टेट में एक प्रॉपर लाइब्रेरी सिस्टम हो, ये चेक करने के लिए गवर्नमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करवाना चाहिए फाइनेंशियली और लॉ के थ्रू। हर यूज़र जो है इक्वली एक्सेस कर पाए। मेक श्योर रूरल एंड अर्बन पीपल गेट लाइब्रेरी सर्विसेज। जो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है वो इंश्योर करता है रूरल और अर्बन लोग दोनों ही लाइब्रेरी सर्विसेज को एक्सेस कर पाए। एक स्टैंडर्ड रूल्स को इंश्योर करता है, ठीक है। और हर लाइब्रेरी में सेम पॉलिसीज़ मेंटेन करना इनका उद्देश्य है। रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। प्रॉपर कैटलॉगिंग एंड स्टाफिंग, तो ये इंश्योर करता है कि लाइब्रेरी में प्रॉपर कैटलॉगिंग हो, स्टाफ पूरा प्रॉपर हो। लीगल प्रोटेक्शन, लाइब्रेरी प्रॉपर्टी एंड रिसोर्सेज आर प्रोटेक्टेड।
तो जो लाइब्रेरी की प्रॉपर्टी होती है, सिर्फ इसमें फर्नीचर नहीं, बुक्स, ई बुक्स, सब पूरी टोटल लाइब्रेरी जो है उसकी उसकी प्रोटेक्शन होती है, लाइब्रेरी के रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन होती है, कंपलसरी सर्विसेज को इंश्योर करता है। गवर्नमेंट इज़ बाउंड टू प्रोवाइड लाइब्रेरीज। तो देखो, गवर्नमेंट का काम है अपने सिटीजन्स को लाइब्रेरी सर्विस प्रोवाइड करवाना, ठीक है। अब मैं बात करूं मॉडल लाइब्रेरी एक्ट की, ठीक है। इसके फीचर्स क्या हैं, ठीक है। तो स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी होती है, उसको अ बॉडी टू कंट्रोल लाइब्रेरी डेवलपमेंट। हर स्टेट में एक कंट्रोल के लिए, लाइब्रेरी कंट्रोल के लिए ये स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी होती है, ठीक है। वो सब लाइब्रेरीज़ जो उसमें छोटे छोटे लेवल पे है, चाहे वो पंचायत लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, उन सबको कंट्रोल करने के लिए स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी होती है। ये इंश्योर क्या करेगी, लाइब्रेरी फंड की गवर्नमेंट का जो फाइनेंसेस आते हैं वो लोकल बॉडीज़ को प्रॉपरली मिल पाए, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज एंड ऑफिसर टू गाइड लाइब्रेरी ग्रोथ। तो ये क्या करते हैं, इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट जो है एक ऑफिसर प्रोवाइड कराती है कि वो इंश्योर करें कि लाइब्रेरी की ग्रोथ किस तरीके से हो रही है। लाइब्रेरी कमिटीज़, ठीक है, फॉर स्मूथ मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लाइब्रेरीज। तो इस एक्ट के थ्रू लाइब्रेरी कमिटीज़ के बारे में भी बताया गया है। ये लाइब्रेरीज़ की स्मूथ मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लाइब्रेरीज़ की इंश्योर करती है। ऑल पब्लिक लाइब्रेरीज मस्ट रजिस्टर। इस एक्ट के थ्रू सब पब्लिक लाइब्रेरीज़ को रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। फ्री सर्विसेज, इस एक्ट ये इंश्योर करता है कि हर सिटीज़न लाइब्रेरी को फ्रीली यूज़ कर पाए, फ्री सर्विसेज मैंने, ठीक है। और लाइब्रेरी मस्ट कोऑपरेट विद ईच अदर। हर लाइब्रेरी को अपने रिसोर्स शेयर करने चाहिए एक दूसरे से और कॉर्पोरेट करना चाहिए, ठीक है। ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ्स, ये एक्ट जो है वो इंश्योर करता है कि क्वालिफाइड लाइब्रेरियंस जो है वो अपॉइंटेड हो। तो कंक्लूजन है, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इज असेंशियल फॉर सिस्टमैटिक ग्रोथ ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज एंड द मॉडल लाइब्रेरी एक्ट प्रोवाइड्स अ क्लियर फ्रेमवर्क। तो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन किस लिए ज़रूरी है, पब्लिक लाइब्रेरी की ग्रोथ के लिए, और ये जो मॉडल लाइब्रेरी एक्ट है ये क्लियर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट है, डिस्कस इन डिटेल द रोल ऑफ इफ्ला इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरीज। तो अब इफ्ला का एकेडमिक लाइब्रेरीज के डेवलपमेंट में क्या काम है, ठीक है, उसने क्या ग्रोथ में क्या हेल्प की है एकेडमिक लाइब्रेरीज की, तो हमें वो जानना है इसमें। देखो, सबसे पहले तो इफ्ला है क्या। इफ्ला का मतलब है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये इसके फुल फॉर्म है। 1927 में ये फाउंडेड हुआ, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, ग्लोबल वॉइस ऑफ लाइब्रेरीज। और एकेडमिक लाइब्रेरीज़ के डेवलपमेंट में क्या रोल रहा है, ग्लोबल नेटवर्किंग। तो इसने क्या किया, वो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी एकेडमिक लाइब्रेरीज़ है उसको कनेक्ट किया है, ठीक है, उसके कनेक्शन के लिए काम आया है। ये सब लाइब्रेरीज एक दूसरे से जुड़ पाए। स्टैंडर्ड डेवलपमेंट क्रिएट्स इंटरनेशनल कैटलॉगिंग रूल्स लाइक मार्क एंड FRBR। तो इफ्ला ने जो है वो इंटरनेशनल कैटलॉगिंग रूल्स बनाए, जैसे कि मार्क हो गया, FRBR हो गया। पॉलिसी एडवोकेसी, तो ये क्या करती है, फ्री एक्सेस को प्रमोट करती है और कि कोई भी रीडर इंफॉर्मेशन फ्रीली एक्सेस कर पाए, और कॉपीराइट रिफॉर्म्स के लिए भी काम किया है। इसने बहुत सारी ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराई है, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, वेबिनार, ये सब ऑर्गेनाइज कराने का काम करती है। रिसर्च सपोर्ट करती है, रिसर्चर्स की जो रिसर्चर्स जो होते हैं उनके लिए भी ये बहुत सपोर्टिव है। ये ओपन एक्सेस को इनकरेज करती है और नॉलेज शेयरिंग को भी इनकरेज करती है। ये जर्नल पब्लिश करते हैं, न्यूज़पेपर पब्लिश करती है और रिपोर्ट्स भी पब्लिश करती है, ठीक है। और लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, लाइब्रेरी की जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी काम करती है। ये क्या करती है, एक मॉडर्न लाइब्रेरीज़ को सेटल अप होने के लिए, मतलब उसकी सेटिंग में हेल्प करती है जब वो बन रहे होते हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज़ में हेल्प करती है, ठीक है। जो जैसे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ
लाइब्रेरी बन रही है तो उसको सपोर्ट करेंगे ये लोग, ठीक है। डिजिटल लाइब्रेरी ग्रोथ, तो ये ई रिसोर्सेज और आईसीटी यूज़, ठीक है, तो उनको सपोर्ट करती है। गाइडलाइंस जो है इनकी, ये बेस्ट गाइडलाइंस एकेडमिक लाइब्रेरी की वो हमें बताती है। और इसने यूनेस्को के और भी जो दूसरी ग्लोबल बॉडीज़ हैं उनके साथ मिलके बहुत काम किया है, ठीक है। तो इफ्ला एक सेंट्रल रोल प्रोवाइड कराती है एकेडमिक लाइब्रेरीज़ के लिए कि वो किस तरह वो उसने एकेडमिक लाइब्रेरी के लिए बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिया है, उसे डेवलप कराया है। वर्ल्ड वाइड जो ये एकेडमिक लाइब्रेरीज़ हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड प्रोवाइड करके हो, ट्रेनिंग प्रोवाइड करके हो, या ग्लोबल कॉरपोरेशन प्रोवाइड के करवाया हो, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉपीराइट, और साइलेंट फीचर्स बताओ इंडियन कॉपीराइट लॉ के, ठीक है। तो कॉपीराइट क्या है? सबसे पहले कॉपीराइट का मतलब पता होना चाहिए आपको। कॉपीराइट इज़ अ लीगल राइट गिवन टू द क्रिएटर ऑफ एन ओरिजिनल वर्क। तो ये क्या है? एक लीगल राइट है, जो एक ओरिजिनल, जिसने अपनी बुक, आर्टिकल, सॉफ्टवेयर, म्यूज़िक, ये सब क्रिएट खुद से किया है, ओरिजिनल काम होता है उसको। जैसे कि अगर मैंने कोई पोएम लिखी है तो उसका कॉपीराइट सिर्फ मेरे पास है, ठीक है। अगर आपने वो मेरे से कॉपी कर ली तो आपके ऊपर मैं कॉपीराइट लगा सकती हूँ, ठीक है। तो अब इट प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम कॉपिंग, सेलिंग और यूजिंग इट विदाउट परमिशन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कोई पोएम लिखी है और आपने उसे मेरे से बिना पूछे पब्लिश कर दिया, तो आपके ऊपर कॉपीराइट लगा सकती हो। आपको पहले मेरे से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। और बात करें इस इंडियन कॉपीराइट लॉ की। अच्छा, इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कॉपीराइट डे कब है। तो वो है 23 अप्रैल को, ठीक है। ये एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो कॉपीराइट लॉ बना कब था? 1957 में बना था ये। और इसको संशोधन या अमेंडमेंट कब हुई थी इसकी? 2012 में। तो ये इंश्योर क्या करती है? ये प्रोटेक्ट करती है आपके काम को। जैसे कि आपने कोई बुक, आर्टिकल या फिर कोई आर्ट फिल्म वगैरह है, तो वो आपने खुद से बनाई है ना, तो उसको प्रोटेक्ट करता है। आपको ऑटोमेटिक राइट देता है जैसे ही आपका काम, एज कॉपीराइट स्टार्ट्स एज सून एज योर वर्क इज़ क्रिएटेड। तो ऑटोमेटिकली आपको इसका राइट मिल जाता है, ठीक है। जैसे ही आपका कोई भी बुक, आर्टिकल आपने पब्लिश किए हैं। और ड्यूरेशन फॉर लिटरेरी वर्क ऑथर लाइव्स पर +60 ईयर्स। तो इसकी ड्यूरेशन कितनी है? तो लिटरेरी वर्क्स में ऑथर की जितनी लाइफ है +60 ईयर्स, ठीक है। अगर मैं 80 साल की हो गई हूँ तो 80 + 60, तो टिल 140 ईयर्स तक जो है मेरे काम को मेरे बिना परमिशन के कोई यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। एक्सक्लूसिव राइट्स, ओनर कैन रिप्रोड्यूस, ट्रांसलेट एंड डिस्ट्रीब्यूट। तो ये मुझे राइट्स प्रोवाइड कराता है कि मैं उसको दोबारा रिप्रोड्यूस करूँ, उसको ट्रांसलेट करूँ, या उसको कहीं भी बांट दूँ, ठीक है। कुल मिला के काम मेरा है, जो मेरे मन में आए मैं वो करूँ। और मोरल राइट्स देता है। तो उस जो ऑथर है वो एक क्रिएटर के तौर पे रिकॉग्नाइज हो जाता है, ठीक है, इसके थ्रू। लिमिटेशंस क्या है? सिर्फ फेयर यूज़ अलाउड फॉर स्टडी, रिसर्च एंड टीचिंग। तो लिमिटेशन क्या होती है कि जैसे आप दूसरे का, अगर मैंने कोई आर्टिकल लिखा है या पोएम लिखी, तो आप सिर्फ उसको पढ़ सकते हैं या उसे पढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपकी बुक में आपने कई कहानियाँ पढ़ी होंगी, बुक पढ़ी, ये पोएम पढ़ी होगी, तो आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा, तो वो सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए है। तो ये एक फेयर यूज़ है, आप कॉपी करके उसको अपना नहीं बना सकते, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स कैन बी सोल्ड, लाइसेंस और असाइन। तो मैं अपने काम को ट्रांसफ़र कर सकती हूँ दूसरे के ऊपर, उसे बेच सकती हूँ, लाइसेंस दे सकती हूँ, असाइन कर सकती हूँ कि हाँ ठीक है, मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया, अब ये इसका काम हो गया। कॉपीराइट बोर्ड, ठीक है। तो ये कॉपीराइट बोर्ड भी होता है जो डिस्प्यूट सॉल्व कराता है।
डिजिटल राइट्स क्या हमें मिलते हैं, ई बुक्स, कवर, ऑनलाइन कंटेंट और सॉफ्टवेयर, ये सब जो है डिजिटल राइट्स रहते हैं। और पेनल्टीज़ क्या है, हमें फ़ाइन भरना पड़ सकता है और जेल जाना पड़ सकता है अगर हमने इस रूल को फॉलो नहीं किया तो। कॉपीराइट्स तो कंक्लूजन है इसका, कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स क्रिएटर एंड encourages innovation while also allowing fair use for education and research। तो कॉपीराइट क्या करता है, ये क्रिएटर्स को नई नई चीज़ें इनोवेशन के इनोवेट करे वो, तो उसके लिए इनकरेज करता है। साथ ही ये फेयर यूज़ एजुकेशन पर्पस, रिसर्च पर्पस के लिए भी अलाउ करता है। ठीक है, और मैं बात करूँ रिसोर्स शेयरिंग की, तो हमें बताना है कि रिसोर्स शेयरिंग क्या होती है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इसके फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, तो बेसिकली रिसोर्स शेयरिंग क्या है, इसका मतलब होता है कि लाइब्रेरी जो है आपस में कोऑपरेट करें। किस लिए कोऑपरेट करें, ताकि वो बुक शेयर कर पाए, जर्नल, डाटाबेस, ये सब शेयर कर पाएँ ताकि यूज़र्स को और भी ज़्यादा बेनिफिट हो, मैक्सिमम बेनिफिट के लिए। ठीक है, यूज़र की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एक्सेस टू मोर रिसोर्सेज, यूज़र गेट मटेरियल नॉट अवेलेबल इन देयर ओन लाइब्रेरी। तो जो यूज़र्स के पास मटेरियल उन्हें अपनी लाइब्रेरी में नहीं मिलते हैं, वो उन्हें दूसरी लाइब्रेरी से मिल जाते हैं। पैसे सेव करने हो जाते हैं इससे, डुप्लीकेट काम जो है डुप्लीकेट नहीं होता है, डुप्लीकेशन को अवॉइड करता है। एक्सपेंसिव बुक्स जो है उसका जो है वो डुप्लीकेशन नहीं होता, ना जर्नल्स का होता है। तो बेसिकली पैसे बच जाते हैं लाइब्रेरी के। बेटर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, मटेरियल्स यूज्ड बाय मोर पीपल, तो रिसोर्सेज का बेटर यूज़ हो जाता है। ठीक है, मटेरियल बहुत सारे लोग यूज़ कर पाते हैं। सपोर्ट रिसर्च, तो ये रिसर्चर्स को हेल्प करता है कि वो रेयर डॉक्यूमेंट्स जो है उसको एक्सेस कर पाते हैं। और कोऑपरेशन बिल्ड हो पाता है कि दो लाइब्रेरीज़ के बीच में स्ट्रॉन्ग टाइज हो जाते हैं। ठीक है, और स्मॉल लाइब्रेरीज़ कैन ऑल्सो सर्व लाइक बिग वंस, तो इक्वल सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है कि छोटी लाइब्रेरीज़ भी बड़ी लाइब्रेरी की जैसे सर्व कर पाते हैं। ठीक है, बात करूँ मैं यहाँ पे फंक्शंस की, तो इसके फंक्शंस होते हैं इंटर लाइब्रेरी लोन, वही मैंने आपको बताया, एक दूसरे से लाइब्रेरीज़ जो है वो बुक बोरो कर पाती है। एक यूनियन कैटलॉग होता है। ठीक है, बहुत सारी लाइब्रेरीज़ मिलकर एक यूनियन कैटलॉग बनाती हैं। ठीक है, और ये कंसोर्टिया, ये क्या होता है, एक पूरा लाइब्रेरी का ग्रुप होता है जो ई जर्नल्स और डाटाबेस परचेज कर पाते हैं। ठीक है, फिर बात करें नेटवर्किंग की, तो ये कंप्यूटर नेटवर्क्स यूज़ करते हैं जैसे कि इंटरनेट, डेलनेट एंड कैलिविनेट। डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस इसके फंक्शन है। तो ये क्या करते हैं कि जो ओरिजिनल जर्नल या आर्टिकल होते हैं उनकी कॉपीज़ जो है वो उसको कॉपीज़ बना के एक दूसरे को शेयर कर पाते हैं। रेफरेंस सर्विसेज, अगर मुझे मैं कोई क्वेरी है एज अ लाइब्रेरियन मैं सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं अपने यूज़र को दूसरी लाइब्रेरियन के पास भेजूँगी, तो वो उसके आंसर की क्वेरीज प्रॉपर्ली या उसके सवालों की जवाब जो है वो दे पाएंगे। ठीक है, ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप, तो जब ये क्या करते हैं, ट्रेनिंग और वर्कशॉप जो रहती है ना, इसमें लाइब्रेरी स्टाफ एक दूसरे से अपनी स्किल्स जो है वो शेयर करवाते हैं। ठीक है, डिजिटल शेयरिंग, तो ई रिसोर्सेज जो है वो दोनों लाइब्रेरीज़ या दो से ज़्यादा भी मैं कहूँ तो वो एक्सेस कर पाती हैं एक दूसरे की ई रिसोर्सेज को। तो कंक्लूजन क्या है इसका, रिसोर्स शेयरिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज की इंफॉर्मेशन एज में, क्योंकि कोई भी एक सिंगल लाइब्रेरी यूज़र की जो भी नीड्स रहती है उसको मीट अप नहीं कर पाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, ये पार्ट 1 था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं पार्ट 2 जल्दी ही लेकर आऊँगी, और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू।